dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Shilpa ma'am. I hope you all are doing well. I am also good. Well, जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हम हमारी ग्रामर को पढ़ने की शुरुआत करेंगे काफी बेसिक टॉपिक से, और वो की बेसिक टॉपिक हमारा है द सेंटेंस, वाक्य। क्या होता है वाक्य? देखिए, सेंटेंस इज अ स्ट्रक्चर इन विच वी प्लेस सम वर्ड्स ग्रामेटिकली एंड थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद अदर्स। ठीक है ना? तो जब आप अपनी किसी इंफॉर्मेशन को किसी और तक पहुंचाना चाहते हो, दैट इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए आप किसका सहारा लेते हैं? शब्दों का, क्लॉजेस का, फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का। तो जो फिलहाल हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिक टॉपिक ग्रामर का, द सेंटेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। A group of words which makes complete sense is called a sentence। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे a group of words मैंने लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि शब्दों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन क्या है? Which makes complete sense। ठीक है ना? तो ग्रामर जो है, करेक्ट ग्रामर यूज जब आप करेंगे, शब्दों का एक सही समूह होगा, तो करेक्ट प्लेस पे करेक्ट वर्ड जब आप रखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर सारे शब्द अपने अपनी करेक्ट प्लेस लिए हुए हैं, इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड ग्रामेटिकली, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, पूरा अर्थ देगा, उसको आप वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, सैम ले इन बेड। ठीक है, सैम ले इन बेड सब्जेक्ट है हमारे पास, सैम ने जो एक्शन किया वो है हमारे पास, और इन बेड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जिसको आप एडवर्बियल कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे भी हम। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस। ठीक है, जॉन वेंट टू ऑफिस, जॉन ऑफिस गया। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? देखो बच्चों, शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि कंप्लीट सेंस देगा। ध्यान रखें, हर समूह को आप सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर वो करेक्ट ग्रामर करेक्ट है उस सेंटेंस की, शब्दों का समूह जो है उसकी ग्रामर करेक्ट है, तो ही वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, A sentence is made of two parts। देखिए, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक जो वाक्य है उसके दो हिस्से होते हैं। कितना भी छोटे से छोटा और कितना भी बड़े से बड़ा वाक्य, उसके दो हिस्से होंगे, जो कि लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रीडिकेट। ठीक है, पहले पार्ट को आप कहेंगे सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को कहेंगे आप प्रीडिकेट। When we make a sentence, जब भी आप कोई वाक्य बनाते हैं, क्या करते हैं? We name some person or thing। जिस पर्सन और थिंग के बारे में बात करना चाहते हैं उसको कोई नाम तो देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये तो हो गया आपके सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट। We say something about that person or thing। आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो व्यक्ति और वस्तु लिया है, उसके बारे में अब आप कुछ बताएंगे भी तो सही, कुछ कहेंगे भी तो सही। तो जिस पार्ट में आप उस नाउन के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? आपका प्रीडिकेट कहलाएगा। ठीक है, लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। The early bird catches the worm। यहाँ आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है, the early bird catches the worm। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। यहाँ देखें आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? the early bird, ये है आपका सब्जेक्ट। यहाँ हमने इसको नाम दे दिया है सब्जेक्ट। एंड कैचेस द worm जो है वो आपको अर्ली बर्ड के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है। तो इस पार्ट को आप क्या नाम दे देंगे? प्रीडिकेट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? द अर्ली बर्ड कैचेस द worm। इसका मतलब ये होगा कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। आपने कहावत सुनी होगी ना, जो जागत है वो पावत है। ठीक है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, हम ऑल रोड्स के बारे में, तो इसको तो हमने नाम दे दिया है सब्जेक्ट, और लीड टू रोम ये है आपका प्रीडिकेट, जो कि आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपका सब्जेक्ट है ऑल रोड, सारी की सारी सड़कें रोम को जाती हैं, ये इंफॉर्मेशन है आपके सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर है? ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए, सभी को मालूम है हमारा जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है, हमारा बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है, देखिए SVO। ये हमारा बेसिक सेंटेंस होता है कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जनरली हमारे माइंड में एक चीज फिक्स होती है कि साहब कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, उसकी पोजीशन जनरली वर्ब से पहले आती है। ठीक है, लेकिन देखें, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। ये मैं आपको बता रही हूँ अब तक, यूजुअली सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में, उसकी पोजीशन कहाँ होती है? सेंटेंस के बिगिनिंग में, है ना। बट ऑकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रीडिकेट। लेकिन ऐसा भी होगा कि जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ आ जाएगी? प्रीडिकेट के बाद में आ जाएगी। ठीक है, देखिए जरा दो एग्जांपल्स हम। हियर कम्स द बस।
अब आप सोच के देखिए कि इस सेंटेंस में मैंने कहा था ना आपको अभी कि आप जिसके बारे में, जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट कहलाती है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हो आप बात कर रहे हैं द बस के बारे में। और क्या बात कर रहे हैं, हियर कम्स, प्रेडिकेट जनरली बिगिंस विद अ वर्ब, ठीक है। तो आपने बात की बस के बारे में, इसलिए उसको नाम दिया आपने सब्जेक्ट, और इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में, हियर कम्स, इसको आप नाम देंगे प्रेडिकेट। ऐसा करते क्यों हैं हम कि पहले प्रेडिकेट बाद में सब सब्जेक्ट आए, ये करते हैं हम कभी कभी एम्फेसिस देने के पर्पस से, ठीक है। तो हियर कम्स द बस। अच्छा, इसका मीनिंग देखिए क्या होगा। मान लीजिए मैं आपको एक और सेंटेंस दूं, द बस कम्स हियर। एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस है हियर कम्स द बस। दोनों में आप देखेंगे वर्ड्स काफी मिलते जुलते हैं लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। यहां अगर मैं इस सेंटेंस के पैटर्न की बात करूं तो द बस है सब्जेक्ट और कम्स हियर है प्रेडिकेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों की पोजीशन में डिफरेंस है तो दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। तो देखिए डिफरेंस क्या है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है जिसमें सिंपली आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि बस यहाँ पर आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो सेंटेंस है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसका मतलब है लो बस आ गई। होता है ना कभी कभी दो दोस्त आपस में सपोज बात कर रहे हैं, बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद एक दोस्त जाने लगा कि बस तो आई नहीं, मैं निकलता हूँ। इतने में जो पीछे दोस्त खड़ा है वो उसको आवाज लगा के बोलेगा लो बस आ गई। तो बस यहाँ आती है और लो बस आ गई, दोनों के टोन में डिफरेंस है ना, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है ना। तो देखिए सेंटेंस का टाइप भी अलग हो गया और सेंटेंस बनाने का तरीका भी अलग हो गया, ठीक है। कहते हैं हम, अच्छा आप इसको देयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा वेयर इज अमित टुडे, आज मेरी क्लास में अमित नहीं दिखाई दे रहा मुझे। इतने में कोई स्टूडेंट पीछे से कहे कि मैम वो जा रहा अमित, ठीक है, वो गया अमित, इस तरीके से बोला तो एक सडन फीलिंग निकल के आई, ठीक है, एक रिएक्शन है ये एक्शन का। तो उस तरह का सेंटेंस आप ऐसे भी बोल सकते हो, देयर गोज अमित। यहाँ पे भी वही सेम पोजीशन है, ठीक है। आप बात किसकी कर रहे हो, अमित की, ये है आपका सब्जेक्ट और देयर गोज उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, उसको आपने क्या नाम दे दिया यहाँ पर प्रेडिकेट, ठीक है। तो दोनों तरीके की पोजीशंस देख ली, पहले सब्जेक्ट बाद में प्रेडिकेट और पहले प्रेडिकेट बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, स्वीट आर द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एडवर्सिटी का मतलब होता है ग्रीफ, मतलब दुख, ठीक है। अब यहाँ देखिए बात किसकी कर रहे हो आप, द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी। अगर मैं इसको सिंपल सा सेंटेंस बना दूं, आप कहेंगे द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। तो किसके बारे में बात करी, देखो आपने एडवर्सिटी के यूजर्स के बारे में, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी कि वो स्वीट है, स्वीट मतलब फ्रूटफुल, मीठा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो अर्थ है वो क्या है कि दुख के यूजर्स, दुख के परिणाम मीठे होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ग्रामर पे आज बाद में इसका मीनिंग भी देखेंगे। द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी तो है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट और स्वीट आर द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी ये है आपका यहाँ पर प्रेडिकेट, ठीक है। स्वीट आर द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी बेसिकली ये एक ड्रामा है एज यू लाइक इट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, उसका एक पार्ट है जिसको कविता के रूप में पढ़ा जाता है, एज यू लाइक इट का एक पार्ट है जिसको कविता के रूप में पढ़ा जाता है, उसका नाम है स्वीट आर द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी। उसमें क्या बताते हैं वो कि वी शुड नॉट ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ, ठीक है। दे हेल्प अस टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट लाइक ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, ठीक है। तो इस चीज को हमें भी अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। नाउ तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे जो मैंने लिखे हैं ताकि जो अभी तक हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस में, उसे आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। हम इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, पहले प्रेडिकेट कहाँ आ रहा है, क्योंकि दोनों ही तरह की पोजीशंस मैंने आपको समझाई थी। तो मैं एक बार साइड हट रही हूँ ताकि आप इसका या तो एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें ताकि आप लोगों के लिए इसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी रहे। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं यहाँ पर
दोनों में डिफरेंस के लिए जो सब्जेक्ट है उसे सर्किल करूंगी और जो बाकी का पार्ट है हमारा प्रीडिकेट उसे हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है स्टीव लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टीव के बारे में। दिस इज अ सब्जेक्ट एंड लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। पूरा जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्टीव के बारे में, तो इसको यहाँ पर आप कहेंगे प्रीडिकेट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? नो मैन के बारे में। प्रेडिकेट जनरली बिगिंस विद अ वर्ब, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए वर्ब से पहले का पूरा हिस्सा क्या है जिसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, और वो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपका सिंपली एक नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है, एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। तो नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, नो मैन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी आपने? कैन सर्व टू मास्टर्स। देख लीजिए कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है, इससे स्टार्ट हो रहा है, ये है अंडरलाइन किया है मैंने, इट मींस ये एक प्रेडिकेट है, जिसका मतलब होता है कि दो नाउन में सवार नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने काफी बार सुनी होगी इस कहावत को, ठीक है। नो सच डिजीजेस वर नोन इन दोज डेज। अगेन किसके बारे में बात की हमने? नो सच डिजीजेस, इस तरह की बीमारियां वर नोन इन दोज डेज, उन दिनों इस तरह की बीमारियों को कोई नहीं जानता था। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये है आपका प्रेडिकेट। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। इस सेंटेंस में आप बात किसकी कर रहे हैं? देखिए एक हर्मिट के बारे में बात कर रहे हैं, ये है आपका सब्जेक्ट, और वो कहाँ रहता है? हिल के टॉप पर रहता है। तो जो आपका पूरा ये वाला पार्ट है ये कहलाएगा प्रेडिकेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ये अ हर्मिट पूरा होगा आपका नाउन, ठीक है, आपका सब्जेक्ट, और ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ही आपका प्रेडिकेट हो गया। इंफॉर्मेशन दे रहा ना परमिट के बारे में, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, आप बात कर रहे हो अर्थ के बारे में, और रिवॉल्व्स राउंड द सन है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। द ओल्ड लेडी इज अफेक्शनेट टू ऑल, आप बात कर रहे हो द ओल्ड लेडी के बारे में, और इज अफेक्शनेट टू ऑल, सभी के लिए स्नेही है, प्रिय है, सबसे प्यार से रहती है सबके साथ। इज अफेक्शनेट टू ऑल यहाँ पर है आपका प्रेडिकेट। द मैन इन ब्लैक सूट वाज नेक्स्ट टू मी, किसके बारे में बात कर रही हूँ? द मैन, मैंने आपसे कहा था नाउन फ्रेज भी होगी, तो ऐसे शब्दों का समूह जो नाउन की तरह ही काम करता है। आगे बढ़ेंगे आने वाले सेशंस में फ्रेजेस क्लॉजेस क्या होते हैं, अभी हम ज्यादा डीपली उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है वो है द मैन इन ब्लैक सूट, क्योंकि अभी भी मैंने आपसे कहा था कि प्रीडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। आपकी वर्ब कहाँ है? वॉज, तो ये वॉज नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे बगल में था, ये है आपके इस सेंटेंस का प्रीडिकेट। Beside a green meadow, a stream used to flow, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर? देखो a stream used to flow, एक धारा बहा करती थी, एक धारा, ये है आपका सब्जेक्ट। और beside a green meadow यहाँ पर है आपका प्रीडिकेट। मीडो का मतलब होता है देखो मैदान, तो हरे भरे एक मैदान के पास में, बिसाइड मींस पास में, एक धारा बहा करती थी, तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर? अ स्ट्रीम। और ये बाकी पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट। तो यहाँ पे आपने एक तो सेंटेंस देखा, ये एक सेंटेंस देखा, ये दोनों ही सेंटेंसेस में प्रीडिकेट पहले आ रहा है, ठीक है, और प्रीडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ऑन योर कंसाइंस दिस विल लाई, आप यहाँ बात कर रहे हो दिस, यहाँ पर एक ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस विल लाई ऑन योर कंसाइंस। तो ऑन योर कंसाइंस जो है वो प्रीडिकेट है, और दिस यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल लाई प्रीडिकेट का ही पार्ट हो गया। ऑन योर कंसाइंस का जो मीनिंग होता है वो एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है कॉजिंग यू टू फील गिल्टी, ठीक है, आपको गिल्ट महसूस करवाएगा। तो ये जो चीज है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको गिल्ट फील करवाएगी ये चीज। तो इस तरीके के सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है और प्रीडिकेट कहाँ आ रहा है। आप वैसे भी कोई भी आपके पास मैटर हो, बुक हो, सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनमें आप आइडेंटिफाई कर पाए वेयर इज सब्जेक्ट एंड वेयर इज प्रीडिकेट, ठीक है। तो इसके आगे अब हम देखते हैं सेंटेंस के काइंड। सेंटेंस पढ़ लिया, सेंटेंस कितने भागों से मिलकर बनता है ये देख लिया। अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम स्टार्ट करें, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कौन कौन से उनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस का जो काइंड है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। A sentence which makes a statement or assertion is called
असर्टिव सेंटेंस, एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि अ सेंटेंस व्हिच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन। असर्शन बेसिकली, असर्शन का मतलब क्या होता है, असर्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब है टू से समथिंग, ठीक है, कुछ कहना, कुछ असर्ट करना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके थ्रू आप किसी को कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई डिक्लेरेशन करते हैं, उस तरीके के सारे जो सेंटेंसेस है उनको आप किस में लेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। अ सेंटेंस व्हिच मेक्स अ स्टेटमेंट, या तो एक वो स्टेटमेंट हो या फिर असर्शन हो, आप किसी से कुछ कह रहे हो, वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि असर्शन है या स्टेटमेंट है, तो देखिए कॉमन सेंस है कि ये जो स्टेटमेंट और असर्शन है वो कैसे हो सकते हैं आपके, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका कोई भी स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसमें आएंगे, इनको आप अफर्मेटिव कहेंगे, और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है ही है, ठीक है। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। अगर हम देखें, हमने बात करी संगीता लव्स चॉकलेट। मैंने संगीता नाम के एक पर्सन के बारे में, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है, कुछ असर्ट किया है, कुछ बताया है कि भाई संगीता को चॉकलेट पसंद है। ऐसे ही आप कह सकते हैं अंकुश डज नॉट लाइक राइस। तो आपने क्या किया, देखिए दोनों ही तरीके के सेंटेंसेस जो हैं वो कहलाएगा तो असर्टिव ही, लेकिन उसमें फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो कहलाएगा आपका अफर्मेटिव, क्योंकि ये आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो किसी के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अंकुश डज नॉट लाइक राइस, ये इसके बारे में, अंकुश के बारे में एक स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, लेकिन नेगेटिव है। तो दोनों ही तरीके के सेंटेंसेस किस में आएंगे, आपके असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। आप नोट कर लें इसे। जो सेकेंड टाइप का सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अ सेंटेंस which asks a question is called interrogative sentence, ठीक है। तो a sentence which asks a question, साफ साफ पता लग रहा है इसके नाम से भी, इंट्रोगेटिव मींस इंटरोगेट करेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ पूछने के लिए जिस तरीके के सेंटेंसेस का आप यूज करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है begins with helping verb, और दूसरा टाइप है हमारा begins with WH word, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब में आएगा is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, प्लस ऑल मॉडल वर्ब्स, ठीक है। सारी की सारी मॉडल्स भी इसी में आ जाएंगे, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, ठीक है। ये सब आपके मॉडल्स में आ जाएंगे। तो ये तो है आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स। और WH वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो WH वर्ड्स है हमारे पास what, why, when, where, who, whom, whose, which, how, how many,
how much, how long, how often, what time, ठीक है। ये सारे हमारे WH वर्ड्स हैं। WH फैमिली में वो सारे वर्ड्स आएंगे जो किसी ना किसी तरीके की इंफॉर्मेशन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। WH मीन्स हमेशा ऐसा नहीं होगा कि WH से ही स्टार्ट हो, ये H से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी सब WH वर्ड की फैमिली में आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स हैं, इनसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब तो हम ये देख लें कि बनाएंगे कब, किस तरीके का सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस कब स्टार्ट होना चाहिए, जब आपके क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो यस और नो में आ सकता हो। इफ इट इज पॉसिबल टू रिप्लाई इन ओनली यस और नो, देन यू मे बिगिन योर सेंटेंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, ओके। एंड इफ योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस means the reply of your interrogative sentence cannot come in yes or no, means if you are starting the question with where, तो आपके आंसर में क्या आएगा, लोकेशन आएगी। अगर आपका क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो हु से, तो आंसर में जवाब में क्या आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आएगी, कोई सब, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा। अगर आप बात कर रहे हैं विच की, तो अगेन एक नाउन और प्रोनाउन आएगी। तो मतलब अगर आपका जो आंसर क्वेश्चन है उसका रिप्लाई यस और नो में आ सकता है, तो आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई यस नो में नहीं आ सकता, तो इनमें से आप कोई वर्ड चूज करेंगे अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखें, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, ठीक है। देखिए, where did you keep my bag? मैंने मेरा क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया है, वेयर से। मतलब मेरा आंसर, मेरा रिप्लाई यस और नो में नहीं आ सकता। जब इस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा तो इसके जवाब में क्या आएगा, एक लोकेशन, एक प्लेस आएगी। क्योंकि मुझे पता था कि इसका जवाब यस नो में नहीं आ सकता, इसलिए पहले मैंने इसको किससे स्टार्ट किया है, WH वर्ड से, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, डज ही गो फॉर a morning walk every day? Okay, does he go for a morning walk every day? I have started my interrogative sentence with a helping verb, जो कि present tense की helping verb है। तो जिससे भी मैंने ये पूछा है कि क्या वो डेली, रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो सामने वाला मुझे जवाब किस में दे सकता है, यस और नो में, ठीक है। थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है हमारा वो है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। अ सेंटेंस which expresses commands, requests or entities is called इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है आदेशात्मक वाक्य है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में केवल वही सेंटेंसेस लोगे जिनका यूज आप ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए यूज करते हो, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस कमांड्स, कमांड्स तो है ही है, साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी होंगी, और एंटिटीज, एंटिटीज भी क्या होता है, अ सीरियस और इमोशनल रिक्वेस्ट, ये भी रिक्वेस्ट ही है,
ठीक है, बट वो थोड़ी सी सीरियस होगी, ठीक है, इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है, जरा देख लें हम एग्जांपल्स। वर्क हार्ड, ओपन द विंडो, सिट डाउन, ठीक है, हेल्प द नीडी। देखिए आप इस तरीके के सेंटेंसेस, आप इनमें एक कॉमन चीज क्या देखेंगे कि हेल्प, वर्क, ओपन, सिट, दीज ऑल आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक चीज ध्यान रखेंगे कि दे यूजुअली बिगिंस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है कि इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू इज हिडन, ठीक है। इन सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट जो यू है वो हिडन होता है। सब्जेक्ट यू लिसनर होता है, सेकेंड पर्सन है, और क्योंकि अंडरस्टूड है कि आप रिक्वेस्ट या कमांड किसको दोगे, जो आपकी बात को सुन रहा है, जो लिसनर है, तो इसलिए हम यू को जनरली लिखते नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि उसमें जो सब्जेक्ट है वो यू ही है, ठीक है। हेल्प द नीडी, आप यहाँ पर देखो कमांड नहीं दे रहे हो, ये आपकी एक सीरियस रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग तो आप जरूरतमंदों की मदद करो, ठीक है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मेहनत करो। ओपन द विंडो वर्क की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये कमांड हो सकता है। सिट डाउन कैन आल्सो बी अ कमांड, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे सेंटेंस का वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस which expresses strong feelings, an exclamation, but not necessarily in a कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। क्या देखा हमने डेफिनेशन में, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में हम उन चीजों को इंक्लूड करेंगे जो अचानक हमारे मुंह से निकलती है, अचानक हमारे माइंड में आती है, ठीक है। जैसे हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठीक है, कि वाह क्या गाड़ी निकली है हमारे सामने से, तो ये अचानक आई एक पर्टिकुलर सिचुएशन का रिजल्ट है जो सडनली आपके माइंड में आया और तुरंत आपने उसको शब्द देके एक वाक्य मुंह से बोल दिया, ठीक है। तो a sentence which expresses strong feelings, an exclamation, exclamation means surprise but not necessarily in a complete sentence। ये बहुत छोटे sentences होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं होता कि ये complete sentence हो, ठीक है। जैसे देखें हम कुछ एग्जांपल्स, आप सिंपली कह सकते हो what a car, एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होंगे इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। what a car छोटा सा सेंटेंस है। how lovely, इतना सा भी बोल सकते हैं और आप इस सेंटेंस को आगे भी बढ़ा सकते हैं, हाउ लवली द वेदर इज, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। आप कह सकते हैं व्हाट अ प्लंज, ठीक है, प्लंज मीन्स छलांग, जंप, ठीक है। तो इस तरीके के सारे सेंटेंसेस जिसमें सरप्राइज शो हो, अचानक आपके दिमाग में कुछ आया और आपने बोल दिया, उस तरीके के सेंटेंसेस व्हाट और हाउ दोनों से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। व्हाट अ कार, क्या गाड़ी है, आपको बहुत अच्छी लग रही है। हाउ लवली, आपने सिंपली किसी चीज को देखा और बोला कितना सुंदर है, आप पूरा भी बोल सकते हैं हाउ लवली द वेदर इज, कितना प्यारा मौसम है। एंड व्हाट अ प्लंज, क्या जंप है, क्या छलांग मारी है, ठीक है। नोट कर लें आप इसे। और नेक्स्ट और लास्ट टाइप हमारे सेंटेंस का है वो है ऑक्टेटिव सेंटेंस। A sentence which
expresses a hope or a wish that something may be in the future. ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किस तरीके के सेंटेंसेस होंगे? देखिए जैसा अभी हमने देखा, इफ यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, इफ यू आर गिविंग अ स्टेटमेंट दैट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, दोनों हो सकते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को हमने बोला असर्टिव, उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। सेकंड जो टाइप आपने देखा था, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इंट्रोगेटिव है, अगर उसका जवाब यस नो में दे सकते हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, यस नो में नहीं दे सकते तो WH वर्ड से स्टार्ट करो। रिक्वेस्ट, कमांड, इमोशनल रिक्वेस्ट इस तरीके के सेंटेंसेस में होगी, वो कहला रहे हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं और जो सब्जेक्ट यू है वो हमेशा हिडन रहेगा, उसको बोलने और लिखने की जरूरत नहीं रहती। अगर अचानक आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, किसी सीन को देख के आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सरप्राइजिंग वे में, एक्सक्लेमेटरी वे में, उस तरह के सेंटेंसेस जो है व्हाट अ हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हो रहे हैं, और उस तरह के सेंटेंसेस को आपने कहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब आप किसी के लिए कुछ विश भी तो करते हो, कामना भी तो करते हो, डिजायर भी तो करते हो, किसी के लिए होप भी तो करते हो, तो उस तरीके के जो सारे सेंटेंसेस है वो किस में आ जाएंगे? ऑप्टेटिव में। तो अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ होप और अ विश, आप किसी के लिए चाह रहे हो कि भाई ऐसा फ्यूचर में हो जाए। बहुत बार बोलते हो भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले, तो इस तरीके के सारे सेंटेंसेस किस में आएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है गॉड ब्लेस यू। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि मे लिख दें, वैसे मे मॉडर्न इंग्लिश में धीरे धीरे ओमिट होता जा रहा है, आप मे गॉड ब्लेस यू भी लिख सकते हैं, गॉड ब्लेस यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मे योर टीम विन द मैच। आपने किसी के लिए अच्छी कामना की है, अच्छी प्रे की है कि काश तुम्हारा जो टीम है तुम्हारी वो मैच को जीत जाए। ठीक है, मे द किंग ऑफ वेस्टरोस लिव लॉन्ग। ठीक है, किसी राजा ने बहुत अच्छा काम किया, किसी के लिए प्रजा के मुंह से अचानक निकला कि मे द किंग ऑफ वेस्टरोस लिव लॉन्ग, कि वेस्टरोस के राजा को लंबी आयु मिले, दीर्घ आयु मिले। आप इसी चीज को ऐसा भी कह सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वेस्टरोस। ठीक है, दिस is another way to write the same thing, long live the king of Westeros। ये भी वही सेंस देगा और ये भी वही सेंस देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है कि किस तरीके के वाक्य हम लिखते हैं और बोलते हैं। ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। जब आप पढ़ें, जब आप लिखें किसी चीज को, तो ये देखते चलें कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, क्या शो कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। मेरी सेम रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, किसी भी वीडियो को देखने से आप रह ना जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।